नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जोहार, जय विज्ञान, जय संविधान, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। साथियों, सभी भारतवासियों को आजादी की 75वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाइयां, ढेरों बधाइयां। आज जिस आजादी की हम 75वीं सालगिरह मना रहे हैं, वर्षगांठ मना रहे हैं, बहुत बड़े संघर्ष के बाद, बहुत सारी शहादतों के बाद, अनगिनत शहीदों द्वारा अपने जीवन की कुर्बानी देने के बाद ये आजादी हमें 1947 में मिली। चाहे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हों, गांधी हों, नेहरू हों, सरदार पटेल हों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, भगत सिंह जी हों, ऊधम सिंह जी हों, चंद्रशेखर आजाद जी हों, अनगिनत ऐसे नाम आप लेते चले जाएं तो दिन गुजर जाएंगे। इतने शहीदों ने अपनी जान का बलिदान देकर ये आजादी हमें दिलाई। आजादी मिलना निश्चित रूप से बहुत बड़े संघर्ष का परिणाम होती है, लेकिन उसे बनाए रखना भी एक बहुत बड़े संघर्ष और बलिदान के बाद ही वो कायम रह पाती है। उसे बनाए रखने के लिए भी अनगिनत लोगों द्वारा बलिदान देना होता है, तभी आजादी कायम होती है। साथियों, आज 75 साल में निश्चित रूप से भारत पहले के मुकाबले आगे बढ़ा। 1947 में आजाद होने के बाद संविधान सभा का निर्माण हुआ। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की अध्यक्षता में संविधान का प्रारूप ड्राफ्ट करने के लिए कमेटी बनी गई और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत ही लगन के साथ, मेहनत के साथ भारत का संविधान बनाया। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को संविधान सभा ने स्वीकार किया, अंगीकृत किया, आत्मार्पित किया, अपने आप को दिया और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। संविधान ने जहां नागरिकों को मूलभूत अधिकार दिए, जो संविधान के भाग 3 में शामिल हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने की आजादी, ये जो सारे अधिकार संविधान ने दिए, आज 75 साल के समय बीत जाने के बाद इनका आकलन जरूरी है। और साथ ही इसका भी आकलन जरूरी है कि जो जिम्मेदारियां संविधान ने भारत की सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों के कंधों पर सौंपी थी, उन्होंने कितना इसका
पालन किया, कितनी जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, इसका भी आकलन जरूरी है। साथियों, आज जिस स्थिति में हैं हम लोग, अगर हम संविधान की बात करें तो साथियों, भारत के संविधान ने जो प्रस्तावना है, जो संविधान के मूल ढांचे में आती है, उसने कहा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा भारत, और अब इसको धार्मिक राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है, हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है, यानी संविधान के विरोध में काम किया जा रहा है। इसी संविधान ने कहा कि समाजवादी भारत की स्थापना करनी होगी, लेकिन जिस तरह से पूंजी का संग्रह चंद हाथों में हो गया है, और वर्तमान भारत सरकार द्वारा जिस तरह से चंद चुने हुए पूंजीपतियों को भारत की तमाम संपत्तियों को दिया जा रहा है, उसका नतीजा यह है कि आज की तारीख में 90 से 94% तक संपत्ति इस देश की चंद लोगों के हाथों में सिमटकर रह गई है। समाजवाद स्थापित होना था ना। समाजवाद का मतलब है हर किसी को समानता का अधिकार मिलना था। जो संसाधनों का बंटवारा है, यह संसाधनों का स्वामित्व है, अधिकार है, उसका ऐसा बंटवारा ताकि सभी लोगों को जीने के समुचित साधन संसाधन मिल सकें, सभी लोगों की जीविका अच्छी तरह से चल सके। यही मतलब था, बराबरी की बात थी। लेकिन हालात क्या हैं? 1% लोगों के पास इस देश की 73% संपत्ति संग्रहित हो चुकी है। यह देश की वर्तमान स्थिति है साथियों। भारत का संविधान कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक स्थिति क्या है, इसका आकलन सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि संविधान के अनुसार इस देश के जिन दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ने के लिए व्यवस्था की गई थी, उस आरक्षण को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है इस सरकार के माध्यम से। सिर्फ कहने के लिए है, सिर्फ किताबों में है, वैसे वो खत्म किया जा चुका है। वैसे वो हिस्सेदारी थी शासन प्रशासन में, लेकिन अब उसको खत्म किया जा रहा है। लगातार निजी हाथों में चीजें सौंपी जा रही हैं, सरकारी हाथ में कुछ नहीं रखा जा रहा, और निजी हाथों में भी चंद चुने हुए पूंजीपतियों के हाथ में वर्तमान भारत सरकार सब कुछ सौंप रही है, उनकी झोली में फ्री में ही डाल रही है। मैं औने पौने दाम भी नहीं कहूंगा, फ्री में ही डाल रही है। साथियों, आज जे देश में जिस तरह से सामाजिक न्याय का मतलब क्या था? सामाजिक न्याय का मतलब यही था कि देश में जिस भी जाति या धर्म के लोग होते हैं, रहते हैं, उनके खिलाफ
किसी तरह की भी नफरत और घृणा नहीं फैलाई जाएगी, उनके खिलाफ कोई असमानता या क्रूर व्यवहार नहीं किया जाएगा। सबके बीच में भाईचारा बढ़ाकर सबकी बेहतरी और तरक्की के लिए काम किया जाएगा। जो भेदभाव जाति के नाम पर था, धर्म के नाम पर था, उसको खत्म किया जाएगा। लेकिन 75 सालों में आज वो और भयानक स्थिति में हम सबके सामने है। एक उदाहरण, इसका बहुत रिसेंट उदाहरण देता हूं। वैसे तो कितने ही उदाहरण हैं, लेकिन एक उदाहरण जो कल का ही है। राजस्थान में एक बच्चे को एक स्कूल के मास्टर ने जाति के नाम पर सिर्फ पानी पीने के लिए या पानी की वजह से ही इतनी बुरी तरह से पीटा कि कल उसकी मौत हो गई है। ठीक इससे पहले एक और हत्या राजस्थान में हुई थी, उसी इलाके में हुई थी जहां यह घटना हुई है कि व्यक्ति मूछें रखता था। सिर्फ इसी बात पर एक नौजवान व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। एक उदाहरण नहीं है, हर दिन, हर मिनट, हर घंटे जाति और धर्म के नाम पर घृणा और नफरत फैलाई जा रही है, भेदभाव अमल में लाया जा रहा है। जबकि इसे खत्म होना था, सामाजिक न्याय मिलना था, बराबरी होनी थी, लेकिन अभी तक भी उसे हासिल तो करना दूर, अब तो और भी बुरी स्थिति में लगातार वो बढ़ती चली जा रही है। और दुर्भाग्य, इस सरकारों द्वारा, विशेषकर केंद्र सरकार द्वारा उसके लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। कहा कुछ जा रहा है, किया कुछ जा रहा है। आर्थिक न्याय, मैंने अभी बताया, आर्थिक न्याय मिलना था ना। आर्थिक न्याय मतलब जो संसाधन हैं, उस संसाधनों पर देश के सभी लोगों का समान रूप से अधिकार था, हक था, उन्हें मिलना था, ताकि उनकी जीविका सही तरीके से चल सके। और यह जिम्मेदारी भी थी, सरकार की जिम्मेदारी भी थी। जो भारतीय संविधान के अध्याय 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, उन नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 37 जो शुरू होते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक, उनमें अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 38, विशेषकर 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 43 और अनुच्छेद 47 के तहत सरकार की जो जिम्मेदारी थी नहीं निभाई। अन्यथा जो भेदभाव आज दिख रहा है वो नहीं होता। इसके उलट वर्तमान भारत सरकार ने और बाकी और सभी सरकारों ने काम वो किया है कि जो देश के संसाधन हैं, उन संसाधनों को चंद उद्योगपतियों की झोली में ऐसे ही डाला जा रहा है। सरकार आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए उसे जो करना था कि जो व्यापार है, जो व्यवसाय है, कमजोर वर्गों को उसमें भी हिस्सेदारी देनी थी, ताकि उनका आर्थिक स्तर ऊंचा उठ सके। नहीं दी। सरकार की जिम्मेदारी थी कि जो सरकारी और गैर सरकारी जो भी संस्थान हैं, उनमें नौकरी और रोजगार देने के लिए नियम बनाए, लागू करवाए और उनको रोजगार दिलवाए, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। जिम्मेदारी थी सरकार की, व्यवस्था करनी थी। क्योंकि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये आवश्यक उसकी जिम्मेदारी है सरकारों की, आवश्यक। उसमें केवल उनके कहने के लिए ये सलाह नहीं है, ये सरकार के कंधों पर जिम्मेदारी है। क्योंकि शब्द जो यूज हुआ है, वो शब्द यूज हुआ है
स्टेट शैल, शैल का मतलब होता है जरूरी, आवश्यक, मैंडेटरी, निश्चित रूप से करना होगा, ये शब्द यूज हुआ है। लेकिन सरकारों ने कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई, बल्कि उलट इसके यह हो गया है कि जो पहले से रोजगार मिलते आ रहे थे उन रोजगारों को धीरे 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 खत्म किया जा रहा है। जिस देश की आबादी इतनी बड़ी हो, उस देश में नियम, कायदे, कानून इस तरह से बनने चाहिए कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले। इसके उलट हो यह रहा है कि नीतियां वैसी बनाई जा रही हैं, लागू की जा रही हैं कि जिससे अधिक से अधिक लोगों से रोजगार छीन लिया जाए। जो अवसर और प्रतिष्ठा की समता थी, समानता थी, जो स्थापित की जानी थी, जैसा भारत का संविधान कहता है, वो सारी चीज स्थापित न करके भेदभाव किया जा रहा है। और इस वर्तमान भारत सरकार ने तो कमाल ही कर दिया। हालांकि इससे पहले जो सरकार थी, शुरुआत उस सरकार ने की, लेकिन इसने तो उसके आगे कई कदम आगे, मीलों आगे चल के सारी नीतियों को ही बदल दिया। सारी तबाही का कारण लगातार पैदा किया जा रहा है। सरकारी नौकरियों में 4 वर्ग होते हैं, ए, बी, सी और डी। ए में सबसे टॉप पर, यानी आईएएस, आईपीएस जो होते हैं, सबसे टॉप पर वो होते हैं। बी में जो आते हैं आपके, वो होते हैं जो उसके नीचे पीसीएस वगैरह होते हैं। और देन उसके बाद पीसीएस में, जिसे आप ऐसे कह सकते हैं कि एसडीएम है, तहसीलदार है, यानी जो अधिकारी आते हैं ऊपर के अधिकारियों के नीचे, और क्लर्क से ऊपर के जो बीच में है वो बी ग्रुप में आते हैं। और फिर बी के नीचे सी में वो जो क्लरिकल स्टाफ है, सी ग्रेड में क्लरिकल स्टाफ जितना भी, वो सारा का सारा। और उसके नीचे आता है डी, यानी फिर नीचे चपरासी वगैरह, माले वगैरह, ये जो सफाई कर्मचारी, ये सब जितना भी है, सबसे नीचे जो सबसे ज्यादा मतलब काम करता है, वो वर्ग डी में आता है। सरकार ने क्या किया? शुरुआत कहां से हुई? पिछली सरकार से। इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वर्तमान सरकार ने काम क्या था? अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देना और भेदभाव उनके बीच से खत्म करना, नफरत और घृणा को मिटाना। लेकिन इस सरकार ने नफरत और घृणा बढ़ाई, भेदभाव बहुत बुरी तरह से बढ़ाया और लोगों की नौकरियां खत्म कर दी। जो नीचे की नौकरी थी डी ग्रुप में, उनको ठेके पर दे दिया, ठेका प्रथा कर दी। अब सरकारी कर्मचारी के नाम से सरकारी खजाने से पैसा उतना ही आता है जितना वैसे आता था, यानी जब सीधे सरकार के अंडर में नौकरी करता था व्यक्ति, वैसे ही आता था। आज भी वैसे ही आ रहा है, लेकिन अब ठेकेदार बीच में आ गया। तो जो ठेकेदार है और जो सरकार के लोग हैं, वो बीच में बैठ के दलाली करते हैं, दलाली खाते हैं। और बाकी जो लोग हैं उसकी तनख्वाह, माना किसी की 25 थी तो अब उसे 15 ही मिलते हैं या 12 ही मिलते हैं। बाकी जो है उसको वो ठेकेदार और सरकारी लोग मिलकर बंदर बांट कर लेते हैं। ठेके पे हो गई। जो ऊपर थे क्लरिकल स्टाफ, उसको अब कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाने लगा, बी श्रेणी के। और ए श्रेणी के जो हैं उनको खत्म करके, जो यूपीएससी वगैरह के माध्यम से एग्जाम होते थे, हालांकि दिखावे के लिए भी चल रहे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट उसे खत्म करने की तैयारी चल रही है। ऊपर से ही लेटरल एंट्री, यानी पिछले दरवाजे से एंट्री शुरू हो गई। और उसमें 70 लोगों को जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे, बार बार मैं बताता हूं, फिर बता रहा हूं, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर, यानी कि एक व्यक्ति जो आईएएस की तैयारी करता है, सालों तैयारी करता है, इम्तिहान देता है, पहले प्री देता है, फिर मेन देता है, फिर इंटरव्यू देता है, जब सिलेक्शन होता है 2 साल ट्रेनिंग करता है, और लगभग जब 20 साल की उसकी सर्विस हो जाती है, 18-20 साल की, तब जाके वो जॉइंट सेक्रेटरी बनता है। इस सरकार ने उस स्तर पर सीधे ही
आरएसएस के लोगों की भर्ती शुरू कर दी, 70 लोग भर्ती कर भी दिए। और अब जो बी ग्रेड के जो अधिकारी हैं, अब उनकी भर्ती भी लेटरल एंट्री के माध्यम से ही होगी। यह भी काम सरकार शुरू कर रही है। तो जिसका काम था आर्थिक असमानता को दूर करना, उसी ने आर्थिक असमानता फैला दी। मैंने जैसे बताया कि एक व्यक्ति सरकार का बड़ा चहेता, जिस व्यक्ति की 2014 में वर्तमान प्रधानमंत्री के आने से पहले टोटल संपत्ति 8-10 हजार करोड़ के आसपास थी, आज उसकी संपत्ति इन 8 सालों में बढ़कर 8 लाख करोड़ पार कर गई। लाखों करोड़ रुपया उनका सरकार कर्जा माफ कर देती है। एक तरफ वो किसान हैं, एक तरफ वो मजदूर हैं, एक तरफ वो गरीब तबके के लोग हैं जिन्हें जरा सी भी छूट नहीं दी जाती। और जरा सी अगर छूट दी जाती है या जरा सा कुछ उन्हें भीख दी जाती है, हल्ला मचाती है सरकार, उसका ढोल पीटती है। जो 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, 100 रुपए का अनाज जिस थैले में दिया जा रहा, उस थैले की कीमत 100 रुपए से ज्यादा, और ढोल उसका पीटा जा रहा है। यानी जितना उस पर खर्च हो रहा है उससे कहीं ज्यादा ढोल बजाने पे खर्च हो रहा है। इतना दिया जाता भीख। लोगों का 10,000, 15,000, 8,000 का नौकरी छीनकर, उनका रोजगार छीनकर इस देश के 80 करोड़ लोगों को भीख दी जा रही थी। अब वो भी बंद होने जा रही है धीरे धीरे। और एक तरफ जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको हर साल सरकार द्वारा, और ये छूट, ये भी ध्यान रहे, ये छूट 2004 से लगातार चल रही है। 2004 से आज 2022, 18 साल हो गए। 1872 यानी 72 लाख करोड़ रुपए की इतनी छूट अब तक सरकार द्वारा बड़े बड़े पूंजीपतियों, उद्योगपतियों को टैक्स में दे दी गई। ये तो टैक्स में छूट है। और इसके अलावा वर्तमान सरकार ने, भारत सरकार ने 10.5 लाख करोड़ रुपया इन बड़े बड़े पूंजीपतियों का कर्जा माफ कर दिया, जिसे रिटर्न ऑफ कहते हैं ना, बट्टे खाते में डालना, कि बैंकों द्वारा इतनी रकम बट्टे खाते में डाल दी गई, रिटर्न ऑफ कर दी गई, माफ कर दिया। सब शामिल हैं इसमें, अंबानी हो, अडानी हो, टाटा हो, ये हो, वो हो, सब सारे के सारे शामिल हैं। सबका माफ कर दिया। किसानों का क्या किया सबको मालूम है। एक आंकड़ा बताता हूं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। किसानों को सरकार कहती है कि इस देश में 14 करोड़ 64 लाख किसान हैं, जिनमें से 85% निम्न और मध्यम दर्जे के यानी सीमांत किसान हैं। छोटे और सीमांत किसान हैं 85%, मतलब तकरीबन 12.5 करोड़ सीमांत किसान हैं। सरकार उनको 6,000 रुपए सालाना देने की बात कर रही है। हालांकि अभी तक सबको कभी नहीं पहुंचे, पर फिर भी अगर इसको मान लेते हैं, आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, इस देश में जितने किसान डीजल यूज करते हैं, डीजल का इस्तेमाल करते हैं, उस डीजल से केवल किसानों से जितना पैसा इस सरकार ने उठा लिया, वसूल कर लिया, उससे कम सरकार 6,000 के माध्यम से दे पाई है। यानी कि जितना सरकार दे रही है उससे कहीं ज्यादा सरकार ने किसानों से ही वसूल कर लिया। यह तो केवल डीजल की बात कर रहा हूं मैं। जो बिजली के दाम यूपी जैसे प्रदेश में पहले के मुकाबले 4-5 गुना कर दिए गए किसानों की बिजली का, उससे कितना वसूल किया है यह बिल्कुल अलग है, लेकिन केवल डीजल से इतना वसूल कर लिया। हर चीज को, किसानों को, मजदूरों को जो ये सरकार देती है, एहसान करती, एहसान।
एक वीडियो देखा आपने, जब प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के चुनाव यही 2022 के थे, इनके दौरान जब प्रचार कर रहे थे, नमक का हक अदा करने की बात कर रहे थे। एक महिला, गरीब बूढ़ी महिला, वो कह रही है कि हम जिसका नमक खाया है उसका अदा करेंगे। अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जब उससे पूछा गया कि भाई किसका नमक, कि मोदी का नमक, मोदी के नमक का हक अदा करेंगे। जैसे मोदी जी ने अपनी तनख्वाह से, अपने पैसे से, अपनी खून पसीने की कमाई से वो नमक लोगों में दिया। जैसे मोदी जी के पिताजी का पैसा था, उनकी अपनी संपत्ति थी, देश का पैसा। और वो देश का पैसा है जिसे वर्तमान प्रधानमंत्री प्रतिदिन 4 करोड़ रुपया अपने विज्ञापन पर खर्च करते हैं कि उनका चेहरा चारों तरफ पूरे देश में लोगों को दिखता रहे। केवल विज्ञापन पर 4 करोड़ प्रतिदिन। उनकी सुरक्षा में रहा अलग, बाकी खर्चे रहे अलग, लेकिन केवल विज्ञापन पर 4 करोड़। वो प्रधानमंत्री पब्लिक का पैसा, और पब्लिक को ही बुरे वक्त में अगर देने की बात आ रही है उसको कुछ, और वो भी भीख के रूप में दिया जा रहा, रोजगार सारे छीन के, उसको भी एहसान कर रहे हैं प्रधानमंत्री। नमक का हक, ऐसी स्थिति इस देश की है। आपने कृषि कानूनों के रूप में देखा किस तरह से किसानों की स्थिति इस देश में बदतर है, और ऊपर से कृषि कानून लाए गए, और वो भी उस समय जिस समय देश कोरोना के कारण लॉकडाउन में था। पूरे देश को बंद करके पिछले दरवाजे से लाए गए। धन्यवाद देना चाहता हूं इस देश के किसानों को, जिन्होंने सरकार की तानाशाही और सरकार की जिद के सामने खड़े होकर सीना तान के संघर्ष किया, विरोध किया। नतीजा, सरकार घुटनों पर आई, प्रधानमंत्री को तो कानून वापस लेने पड़े। वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मजदूरों की बेहतरी की बात की, और मजदूरों के लिए ही 4 श्रम कानून के कोड लाके मजदूरों का बेड़ा गर्क कर दिया, और पूरी तरह से मजदूरों को, जो फैक्ट्री मालिक हैं, कारखाना मालिक हैं, पूंजीपति हैं, उनकी दया पर, रहम पर छोड़ दिया। उनके सारे अधिकार मजदूरों के खत्म कर दिए गए। जो 8 घंटे की नौकरी, अब आप उनसे 12 घंटे काम लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहीं कुछ नहीं जा सकते, किसी अदालत में नहीं जा सकते। वो जितनी आपको तनख्वाह दे आप ले लो, नहीं तो नौकरी चली जाएगी, कोई और आ जाएगा। कुछ नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसके लिए आप नहीं कर सकते, कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते। इसके साथ साथ आप आंदोलन नहीं कर सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते। आपने देखा ना किस तरह से कानून बना के जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारी थे उनकी हड़ताल पर पूरी तरह से रोक लगा दी प्रधानमंत्री ने। इसके साथ साथ देश के जो गरीब हैं उनकी स्थिति किस दयनीय हालत में आज पहुंच गई है, ये किसी से छुपी नहीं है। नतीजा, देश में बेरोजगारी भयानक तरीके से बढ़ रही है। बहुत बड़ी मार इस देश के नौजवानों पर लगातार पड़ रही है, मारी जा रही है कि प्रधानमंत्री इस देश के नौजवानों की जिंदगी तबाह करने पर तुले हुए हैं। इतनी भयानक बेरोजगारी जो अब से पहले कभी आपने देखी सुनी नहीं होगी, वो आज की तारीख में है। देश में जो एक आकलन है उसके हिसाब से लगभग 90 करोड़ लोग रोजगार करने की स्थिति में हैं। और अफसोस की बात है, यह भी एक आंकड़ा है कि इनमें से 45 करोड़ लोग ये उम्मीद ही छोड़ बैठे हैं कि उन्हें इस देश में रोजगार मिलेगा। उम्मीद ही छोड़ बैठे हैं। और इसी निराशा का, इसी अवसाद का, डिप्रेशन का नतीजा यह है कि आज इन पिछले 8 सालों में और विशेषकर इन 4-5 सालों में
बेरोजगार युवकों की आत्महत्या का आंकड़ा पीछे के मुकाबले 10 गुना ज्यादा पार कर चुका है। बीसियों हजार नौजवान आज की तारीख में बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं हर साल। यह स्थिति है। सो किस भयानक स्थिति से देश का युवा गुजर रहा है, इसके लिए कुछ आंकड़े और ये आज की तारीख में बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से नई शिक्षा नीति लाई जा रही है, उस नई शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा को पूरी तरह से प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है, पूरी तरह से। और स्थिति उसका एक उदाहरण से आप समझ लेंगे सारी चीजों को कि जो प्राइवेट हाथों में सौंपी जा रही है शिक्षा, हरियाणा का एक उदाहरण है, वहां प्रयोग के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके बाद में वो पूरे देश में लागू होगा। और वो ये है कि हरियाणा में जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ेंगे उन्हें फीस के रूप में 500 रुपए प्रति माह देना पड़ेगा, और जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ेंगे उनकी फीस सरकार 1100 रुपए प्राइवेट स्कूलों को देगी। अगर आप 500 रुपए ले रहे हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के, तो आप प्राइवेट को 1100 रुपए क्यों दे रहे हैं? उसे भी 500 दीजिए ना उन्हें पढ़ाने के, लेकिन नहीं, उन्हें 1100। इसका नतीजा क्या होगा? नतीजा यह होगा कि मात्र 2 साल में, मैक्सिमम 2 साल में सरकारी स्कूलों पर ताला लग जाएगा, बंद हो जाएंगे। और सरकारी स्कूलों में काम करने वाले जितने भी टीचर हैं, अध्यापक हैं, वो बेरोजगार हो जाएंगे। और उसके बाद में जो प्राइवेट स्कूल हैं, उन्हीं प्राइवेट स्कूलों को वो जो जमीन है सरकारी स्कूलों की बेच दी जाएगी औने पौने दाम में, और उसमें बंदर बांट होगी, पैसे की लूट होगी। और उसके बाद में 1 साल बाद ही जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें जो फीस सरकार दे रही है, सरकार उस फीस को देना बंद करेगी, और वो फिर सरकारी स्कूल और फीस बढ़ा के कहेंगे भैया फीस दोगे तो पढ़ोगे, नहीं तो नहीं। नतीजा जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें पढ़ने वाले बच्चे, उनके पास कुछ चारा नहीं रहेगा, वो अपने घर बैठेंगे, यानी शिक्षा से आपको वंचित किया जाएगा। ये एक प्रयोग के रूप में है, पूरे देश में इसी तरह से इसे लागू किया जाएगा। वर्तमान शिक्षा नीति का ये नतीजा और भयानक बेरोजगारी, अशिक्षा और बेरोजगारी बढ़ेगी। जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, एक आंकड़ा और देखिए। इसी सरकार के एक केंद्रीय मंत्री ने कुछ दिन पहले संसद में ही एक जानकारी दी थी कि मोदी सरकार ने पिछले 7 साल में 6,92,000 लोगों को रोजगार दिया, जो 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात करती थी। आज की तारीख में एक और आंकड़ा आया है कि 22 करोड़ युवाओं ने मोदी सरकार से पिछले 8 साल में नौकरी मांगी, और सरकार मात्र 7,22,000 लोगों को रोजगार दे पाई। यह आंकड़ा है। इस भयानक बेरोजगारी का असर कितना भयानक होगा, अगर आप इसकी कल्पना ईमानदारी से कर लें तो रूह तक आपकी कांप जाएगी। लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो वो अपराध की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि इस दुनिया का अगर सबसे बड़ा कोई भी धर्म है तो वो भूख है। और भूख व्यक्ति अपनी बर्दाश्त कर सकता है, मान लेते हैं एक पल को अपनी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने बच्चों की, अपने माता पिता की भूख बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। नतीजा, उस पेट को भरने के लिए उसे कुछ भी करना पड़े, कहीं लूट करनी पड़े, डकैती डालनी पड़े, कत्ल करना पड़े, कुछ भी अपराध करना पड़े, चोरी करनी पड़े, आदमी करेगा, अपराध बढ़ेंगे। यह है सरकार की नीति। जिस तरह से अपराध में वृद्धि कैसे होगी, उसके लिए पूरा खाका सरकार ने बना दिया है। अपराधियों की भरमार होगी, और धर्म के नाम पर जिस तरह से भेदभाव किया जा रहा है,
विशेषकर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जो भेदभाव किया जा रहा है वो बहुत ही डरावना है, वो बहुत ही घिनौना है। और अब एक और स्थिति आपके सामने है। आप इसे ऐसे ही हल्के में नहीं ले सकते हैं, इसे बहुत गंभीरता से समझना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, इसका जवाब आपको ढूंढना पड़ेगा। और वो स्थिति यह है कि दैनिक जागरण में 12 तारीख, इसी 12 अगस्त 2022 के दैनिक जागरण में प्रयाग से जो निकलता है, एक खबर छपी है कि एक संविधान बनाया जा रहा है धर्म संसद के माध्यम से। उस संविधान के प्रारूप का कुछ पेज 50-60 के लगभग अभी सामने रखे गए कि क्या क्या होगा। और साथियों, उसमें जो कहा गया है मैं उसे बताने की बात कर रहा हूं, जिसे 2023 में फिर से उसके कुछ और प्रारूप लगभग 200 पेज सामने रखे जाएंगे, उस पर चर्चा की जाएगी धर्म संसद में। और उसमें एक यह है कि भारत की राजधानी, भारत की जगह हिंदुस्तान होगा, और भारत की राजधानी को दिल्ली से बदलकर बनारस करने की योजना है, काशी में करने की योजना है। राजधानी वो होगी, वहीं पर धर्म संसद स्थापित की जाएगी। और इसके अलावा केवल अधिकार जो दिए जाएंगे, मताधिकार की बात जो की जा रही है, मैं जानता हूं एक को भी मताधिकार नहीं मिलेगा, पर फिर भी दिखाने के लिए भी जो मताधिकार की बात की जा रही है, हिंदुओं को, सिख को, बौद्ध को और जैन को, केवल इनको मताधिकार की बात। ना मुस्लिम को कोई मताधिकार, यानी 20 करोड़ की जो आबादी है उसको कोई अधिकार नहीं, न ईसाइयों को कोई अधिकार और न ही पारसियों को कोई अधिकार। ये तीनों भी इसी देश में रहते हैं, ये देश इनका भी है, लेकिन इनमें से किसी को मताधिकार नहीं है। और इनका भी जो बौद्धों का और हिंदुओं का भी जो बताया जाए, हिंदुओं का भी किसका, हिंदुओं में भी नाम हिंदू कह के चारों को शामिल किया जा रहा है, जिसमें सवर्ण 3 यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, और बाकी शुद्र। सारे के सारे कौन कौन शुद्र हैं? जितने भी इस देश में एससी यानी शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जाति के, एसटी यानी जो आदिवासी हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, वो सारे के सारे लोग। और इसके अलावा जो इस देश में बौद्ध हैं और जो ओबीसी के हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस, और उन अदर ओबीसी में भी जो 40% जो बहुत ही बुरी स्थिति में है ओबीसी के, वो सब, इनको किसी को अधिकार नहीं मिलेगा। केवल कहने के लिए हिंदुओं की बात तो हिंदू को मिलेगा, ये लोग हिंदू नहीं हैं, न शेड्यूल कास्ट हिंदू हैं, न शेड्यूल ट्राइब्स हिंदू हैं, न ही ओबीसी हिंदू हैं। यह दुर्भाग्य और दुख की बात है कि इस देश के ओबीसी और नासमझ लोग, कमजोर तबके के, वो अपने आप को हिंदू मानते हैं, जबकि जो इस धर्म संसद और संविधान की, और यह संविधान जो होगा वो मनुस्मृति पर आधारित संविधान होगा। और मनुस्मृति को जानते हैं, जो ऊंच नीच फैलाती है, जो ऊंच नीच पर आधारित जिसकी सारी व्यवस्था है, उस मनुस्मृति पर आधारित वो संविधान होगा। और मनुस्मृति कहती है कि शूद्रों को किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं है, वो किसी भी अधिकार के अधिकारी नहीं है। वही मनुस्मृति कहती है कि इस देश की जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, वो भी शूद्र ही हैं और उनको भी कोई अधिकार नहीं है, उनको अधिकार से विमुख कर दिया जाएगा, कहने को कहा जा रहा है। बौद्धों को भी किया जाएगा। और सबसे आखिर में नंबर आएगा सिखों का। अभी सिखों को इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि मालूम है सिख मार्शल कौम है, लड़ने वाले लोग हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं। किसान आंदोलन ने उनका संघर्ष दिखा दिया, और सिखों का जो तमाम इतिहास है वो वीरता का, शौर्य का, संघर्ष का इतिहास रहा है, और वो कभी भी पीछे नहीं हटे। सर कलम हो जाए तो हो जाए, लेकिन कदम आगे बढ़ा दिया। देश की आजादी में उनका अभूतपूर्व, अतुलनीय योगदान रहा है सिखों का, उससे पीछे नहीं उठे। तो उनके भी अधिकार खत्म किए जाए, और लगातार इस पर काम हो रहा है।
तो संविधान के अनुसार जो काम करना था वो सरकार ने नहीं किया। संविधान के अनुच्छेद 39 में जो बात की गई है, 38 में जो बात की गई है, मैंने बताया 41 में, 43 में, 47 में जो बात की, कोई काम सरकार। आज प्रधानमंत्री का भाषण सुना। प्रधानमंत्री के भाषण में भ्रष्टाचार पर, भाई भतीजावाद पर, परिवारवाद पर बात की गई। एक बार प्रधानमंत्री ने अपनी पार्टी की तरफ झांक के देख रहा है कितना परिवारवाद है उसमें। अपनी पार्टी के भ्रष्टाचार और परिवारवाद को खत्म करके अगर प्रधानमंत्री ये बात बोलते तो समझ में आता प्रधानमंत्री वाकई में कोई बात कह रहे हैं। एक बार प्रधानमंत्री जो भ्रष्टाचार का एक बड़ा जीता जागता ज्वलंत उदाहरण है, पीएम केयर फंड, उसकी जानकारी देते किससे कितना पैसा पीएम केयर फंड में आया, कितना पैसा खर्च किया, कहां कहां खर्च किया, और साथ में जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उस इलेक्टोरल बॉन्ड में किस किसने कितना पैसा दिया बीजेपी को, कहां कहां से पैसा आया और कैसा पैसा खर्च हुआ, और इसके साथ साथ जिन लोगों ने उनको पैसा दिया बिजनेस में उनका कितना भला किया, कितना उनका कर्जा माफ किया, कितना उनको छूट दी, ये सब भी बताते तो पता लगती हां प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं तो सही है। तो जो चीजें आज इस 75 साल आजादी के पूरे होने के बाद जो जश्न हम मना रहे हैं, वो जश्न वाकई में बहुत खूबसूरत होता, जश्न ही होता अगर किसी बेटी को यह ना कहना पड़ता जो कल एक बेटी ने कहा, जब उसकी बहन का 12 साल की जो बहन थी उसका बलात्कार हुआ, हत्या कर दी गई, और उसने कहा अगर मेरे घर में शौचालय होता तो मेरी बहन जिंदा होती, ना उसका बलात्कार होता ना उसकी हत्या होती। यह स्थिति है। और जिस महिला की बात 6 महीने पहले प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश चुनाव में जब हरदोई में मीटिंग कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि उस मां ने मुझे आशीर्वाद दिया, नमक के कर्ज की बात, नमक का हक अदा करने की बात। वो मां, वो बूढ़ी मां 85 साल की है और उसके पति 95 साल के मैनपुरी के करहल तहसील के रहने वाले आज भी 4 लकड़ियों पर प्लास्टिक की पन्नी डालकर रह रहे हैं। न खड़े होने की जगह, न बैठने की, न लेटने की, पानी भरा हुआ है बरसात में। उसके आशीर्वाद की तो बात की, नमक का हक अदा करने की बात तो बताई, क्योंकि राजनीति के लिए चाहिए थी, तो उसकी स्थिति सुधारने की कोशिश नहीं की। इस देश में देश के प्रधानमंत्री ने जितनी 164 के लगभग योजनाओं की घोषणा की, उन 64 योजनाओं में, 164 योजनाओं में बड़ी मुश्किल से 15 से 20% तक काम हुआ। और ये सरकारी आंकड़े हैं, मेरे नहीं हैं, जाके देखिए आप, वेबसाइट पे आपको सारा पता लग जाएगा। जिस देश के प्रधानमंत्री ने राफेल फाइटर प्लेन्स में जबरदस्त घोटाला किया 30,000 करोड़ का, वो प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करता है। ऐसा नहीं है अगर सुप्रीम कोर्ट में आपने किसी जज को अपने कब्जे में लेके और जो मनमाना आप चाहते थे वो आपने फैसला ले लिया, तो इसका मतलब यह नहीं है कि सच खत्म हो गया। सच कभी खत्म नहीं हुआ। हां ठीक है, आपने अपने हक में फैसला ले लिया, और क्योंकि मीडिया आपका है, आपका अपना जो आईटी सेल है, उसके माध्यम से आप हर चीज का प्रचार कर लेते हैं बस, अन्यथा सच्चाई कुछ और है। मीडिया, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है, कितने दुख की बात है। अगर प्रेस की स्वतंत्रता में बात करें तो देश लगातार नीचे की तरफ गर्त में जा रहा है। प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति यह है। और इसके अलावा जो मीडिया है, वो मीडिया जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, तथाकथित रूप से जो नेशनल चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, वो चंद पूंजीपतियों, विशेषकर अंबानी, उसके हाथ में
बंद कर रह गया है और उसके माध्यम से लगातार रेडियो रवांडा की तरह जो 1990-91 में रेडियो रवांडा ने जिस तरह से गंदा प्रचार किया और फिर लाखों लोगों का कत्ल हुआ, उसी तर्ज पर लगातार वो गोदी मीडिया सरकार की गुलामी करते हुए, उसके प्रवक्ता के रूप में काम करते हुए अपना नैतिक फर्ज पूरी तरह से भूल चुका है और इस देश के प्रति, इस देश के लोकतंत्र संविधान के प्रति, जनता के प्रति जो उसकी जिम्मेदारी है उसे अपने पैरों तले कुचल चुका है। सो अब कोई चौथा स्तंभ नहीं है और जो तीसरा स्तंभ न्यायपालिका, पहले दो स्तंभ संसद यानी व्यवस्थापिका और दूसरा कार्यपालिका, दोनों पूरी तरह से सरकार के कब्जे में खत्म हो चुके हैं। इसके अलावा और जितने भी विभाग हैं सब खत्म हो चुके हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो सीएजी हो, चाहे सीबीसी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे चुनाव आयोग हो, कोई भी, सब गुलामी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। और न्यायपालिका, बहुत बड़े बड़े सवाल न्यायपालिका के सामने है। कितने ही जरूरी मुकदमे जिनका फैसला होना चाहिए और न्याय होना चाहिए, केवल फैसला नहीं न्याय होना चाहिए, सब ठंडे बस्ते में पड़े हैं। चाहे वो अनुच्छेद 370 का हो, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो, चाहे हैबियस कॉर्पस रिटे हो और चाहे पेगासस का मामला हो, और कितने ही जरूरी मुद्दे हैं, सब सामने ऐसे कैसे। कोरोना की आड़ में जिस तरह से सरकार ने देश विरोधी नीतियों को बनाया, लागू किया, और अदालत, हाईकोर्ट, हालांकि कई हाईकोर्ट्स ने तो बहुत बड़ा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो उसने काम करना चाहिए था, जो जिम्मेदारी थी, वो नहीं निभाई। और कोरोना में किस तरह से लोगों ने अपनी जिंदगी खोई, ऑक्सीजन के लिए लोग मर गए और सरकारी रिपोर्ट आती है कि ऑक्सीजन से कोई मरा ही नहीं है, जबकि कितने ही उस समय के वीडियो, यहां तक कि जिन हॉस्पिटल में, चाहे वो बत्रा हॉस्पिटल हो, चाहे गंगाराम हॉस्पिटल हो, चाहे वो गोल्डन जयपुर हॉस्पिटल हो, जिन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के बिना मौत हुई, सारी रिपोर्ट, सारे वीडियो उनके डॉक्टर्स के सबके सामने, फिर भी सरकारी रिपोर्ट में कुछ भी ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई। सरकार आंकड़ा दिखा रही 4.5 लाख का, और जो आंकड़े आ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर से आ रहे हैं वो 50 लाख के आसपास, यानी जितना सरकार दिखा रही है उससे 10 गुने से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, उससे भी ज्यादा हो सकती है। भूले तो नहीं होंगे वो गंगा में बहती हुई लाशें जिन्हें चील, कौवे, गिद्ध, कुत्ते खा रहे, वो हमारे अपने ही तो थे, हमारे देशवासी तो थे, कोई और पराये थोड़े न थे। और अगर इसको थोड़ा सा और कह दें तो कौन थे वो? हिंदू ही तो थे, तथाकथित रूप से गंगा में तो वही बहाए गए। गंगा की रेती में जिनकी लाशें गड़ी हुई हैं वो कौन थे? हिंदू ही तो थे वो सारे के सारे। और केवल प्रयाग में यानी इलाहाबाद में ही 5000 से ज्यादा लाशें गंगा की रेती में गड़ी हुई हैं, जिनको सरकार छुपाने के लिए उन पे पड़े हुए जो कफन थे, पीली चादरें थी, उनको भी नोच लिया ताकि उनकी पहचान नहीं मिट सके। लेकिन सच सामने आता ही है, सब कुछ सबने देखा है, कुछ ऐसा नहीं। किस तरह से, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे कोई भी हो जगह, शमशान घाटों की तरफ उनकी दीवारें ऊंची कर दी गई, टीन की दीवारें लगा दी गई ताकि किसी को दिखे नहीं कितने लोग जलाए जा रहे हैं। आंकड़ों में फेरबदल की गई लगातार। गुजरात में ही जब आंकड़ा आया, जो वहां पर दैनिक भास्कर है उसके माध्यम से जब आंकड़ा आया, तो वह आंकड़ा निकल के आया कि मौतें 1.25 लाख से भी ज्यादा हैं अकेले गुजरात में, जिनको मात्र 5-6 हजार ही बताया जा रहा था। यह स्थिति है, कोई भूला नहीं होगा इस देश का व्यक्ति। और कोरोना सरकार पीठ ठोक रही है कि सरकार ने बहुत बड़ा काम किया, टीकाकरण किया, ये सारी चीजें। सो एक एक करके जो चीजें हैं हम सबने देखी हैं,
ये 75 साल का जो भारत का इतिहास है, साथियों, मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि कहने के लिए आजादी है, सिर्फ कहने के लिए, हकीकत में कोई आजादी नहीं है। और वर्तमान सरकार ने, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने तो कम से कम कह के इमरजेंसी लागू की थी, प्रॉपर तरीके से राष्ट्रपति के सिग्नेचर होकर नोटिफिकेशन हुआ था, तब इमरजेंसी लागू हुई थी, आपातकाल लागू हुआ। यहां तो बिना कहे ही उससे भयानक स्थिति में आपातकाल लागू है। आप बोल नहीं सकते, आपकी बोलने की आजादी छीन ली गई है। आपने देखा नहीं, ऑल्ट न्यूज के जो जुबैर, किस तरह से उनको बंद रखा गया। आपने देखा नहीं, लड़कियां किस तरह से उनको बंद किया गया। एक लड़की, मुझे नाम इस समय ध्यान नहीं आ रहा, जो पर्यावरण आंदोलन से जुड़ी हुई थी, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था से, और अंतरराष्ट्रीय एक बहुत बड़ी फिगर उनसे जुड़ी हुई थी, उसको किस तरह से जेल में डाला गया। सब कोई भूला नहीं है किसी भी चीज को। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सब क्या कहती हैं, जो कोई बोलता है उसके खिलाफ झूठी एफआईआर होती हैं, एक जगह नहीं कई जगह एफआईआर होती हैं, और फिर उन्हें यूएपीए धारा लगती है या एनएसए लगाकर बंद रखा जाता है, सालों जेलों में सड़ा दिया जाता है। यह आजादी है। आज की तारीख में आप रोजगार मांगने जाओ, रोजगार नहीं, यह आजादी है। शिक्षा पूरी तरह से आपसे छीनी जा रही है। जिस तरह से निजीकरण किया जा रहा है हर चीज को, यह भी आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक प्रधानमंत्री शपथ लेता है कि सौगंध मुझे इस धरती की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। वही प्रधानमंत्री अपने हाथ से 196 पेज की 2 वॉल्यूम में इस देश को, पूरे देश को बेचने के लिए किताब लेकर आता है। कहता है कि इतनी चीज इतने में बिकेगी, रेलवे इतने में बिकेगा, सड़क इतने में बिकेगी, पेट्रोल की कंपनियां इतने में बिकेंगी, ये इतने में बिकेगा, वो उतने में बिकेगा, सारी चीजें, और लगातार बेची जा रही है। एलआईसी इतने में बिकेगा, इंडियन ऑयल इतने में बिकेगा, भारत पेट्रोलियम इतने में बिकेगा, कॉनकॉर इतने में बिकेगा, हिंदुस्तान शिपिंग कंपनी इतने में बिकेगी। वो मतलब लाता है, यह स्थिति है। और वो सब कुछ लगभग फ्री में ही अपने यारों की झोली में डाला जा रहा है साथियों। और निजीकरण का कितना बड़ा नुकसान है, इस बात को मैंने बार बार हर मंच से कहा है, फिर आपको बताता हूं कि निजीकरण का मतलब यह है कि सरकारी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उन्हें अपने यारों को, हम दो हमारे दो वाले जो हैं उनको दे दिया जाए लगभग फ्री में, औने पौने दाम में, और उसके बाद में देश में भयानक बेरोजगारी जो है उसको और बढ़ाया जाए। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक सरकारी आंकड़ा है कि जो भी सरकारी कंपनी निजी हाथों में जाएगी 80% रोजगार उसमें खत्म हो जाएगा। मतलब अगर 1 लाख लोग उस सरकारी उद्योग में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, तो जब वो प्राइवेट में जाएगी तो उस 1 लाख जो लोग काम कर रहे हैं, जो उसमें नौकरी करते हैं, उनमें से 80,000 लोगों की नौकरी खत्म हो जाएगी, मात्र 20,000 की रह जाएगी। और ये जो 80,000 लोग हैं, कौन है ये? अगर रिजर्वेशन के हिसाब से बात करें तो आज की तारीख में तो बड़ी मुश्किल से 6-7% रिजर्वेशन एससी का रह गया है, 6-7-8 समझ लीजिए, और जो ओबीसी है उसका जो है रिजर्वेशन मुश्किल से 5% है, इतना है। फिर भी इसको बढ़ा लीजिए आप, 20% मान लीजिए, तो 80,000 में से जो 20%, यानी उनकी तो जाएगी 1 लाख में से 20% यानी 20,000 तो उनकी गई, तो 80,000 निकले अगर एक कंपनी में से, तो 20,000 तो वो चले गए एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी। जो बाकी है 60,000, वो 60,000 कौन है? यानी एक कंपनी में अगर वो कंपनी सरकारी है और प्राइवेट हाथ में जाती है तो उसमें से 20,000 लोगों को ही नौकरी रह जाएगी, 80,000 की खत्म हो जाएगी,
और उस 80,000 में से 60,000 उन हिंदुओं की नौकरी होगी जिन हिंदुओं के लिए वर्तमान प्रधानमंत्री, वर्तमान मोदी सरकार कहती है कि हिंदुओं के लिए काम करें, हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो हिंदुओं को तबाह करके हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदुओं को बेरोजगार करके हिंदू राष्ट्र बनाना है। यह है सरकार की नीति। एक आंकड़ा मैं बार बार देता हूं, जैसे समझिए कि रेलवे है, रेलवे में 14 लाख कर्मचारी हैं, लगभग 2 लाख के लगभग इस समय खाली पड़ी हैं। और आपने देखा है कि किस तरह से 1 लाख से ज्यादा जो नौकरियों के लिए सरकार ने फॉर्म भरवाए और 3 करोड़ के लगभग फॉर्म हुए और उससे तकरीबन 1,000 करोड़ की सरकार की आय भी होगी, लेकिन वो नौकरियां भर्ती अभी तक नहीं हुई। 14 लाख कर्मचारी उसमें है, सीधे नौकरी करते हैं रेलवे में। और अगर रेलवे का जिस तरह से प्राइवेटकरण किया जा रहा है, जैसे जगह जगह के रेलवे ट्रैक बेचे जाते हैं, 400 से ज्यादा स्टेशन बेचे जा रहे हैं, 100 से ज्यादा रेलगाड़ियां जो बेची जा रही हैं, और करीब 12 जन कितने जो स्टेडियम वो बेच दिए गए, और संपत्ति रेलवे की बेच दी गई है, बेची जा रही है। ये जो सारी चीजें, उससे नतीजा क्या होगा? इन 14 लाख में से 2 लाख पद खाली हैं, बाकी जो होंगे तकरीबन 11 लाख लोग बेरोजगार होंगे। और उन 11 लाख में जो तकरीबन 3 लाख के लगभग, मान के चलिए 2.25-3 लाख के लगभग SC ST हैं, और कुछ 50,000 या लाख के लगभग OBC मान लीजिए, टोटल मिला के आप 5 लाख मान लीजिए। 5 लाख है नहीं, पर फिर भी मान लीजिए सब मिला के SC ST OBC माइनॉरिटी 5 लाख है। सो जो 11 लाख लोगों की नौकरी जाएगी, उसमें से 5 लाख इनकी तो जानी है, पर 6 लाख किनकी गई? वो 6 लाख तो हिंदुओं की नौकरी गई ना। तो हिंदुओं को तबाह करके, हिंदुओं को बेरोजगार करके आप हिंदू राष्ट्र बनाओगे। आप में से कोई भी इसके खिलाफ बोल नहीं रहा। महिलाओं की स्थिति, आज प्रधानमंत्री ने कहा नारी का सम्मान होना चाहिए। नारी का सम्मान होना चाहिए तो प्रधानमंत्री को दीदी, ओ दीदी। और वो कांग्रेस की कौन सी विधवा है जिसको पेंशन आती है, पेंशन लेती है? कांग्रेस की कौन सी विधवा? ये प्रधानमंत्री का महिलाओं के प्रति सम्मान है। अगर महिलाओं के प्रति प्रधानमंत्री का सम्मान है, तो जो 33% आरक्षण का, महिलाओं को आरक्षण का बिल है, आज तक क्यों नहीं पास किया गया? संसद में क्यों नहीं लाया गया? क्यों नहीं पास कराया गया? अब सारे बिल पास करा लेते हो झटके में, जो भी आप चाहते हो, तो महिलाओं को क्यों नहीं पास कराया गया? क्यों? क्योंकि आपकी मानसिकता वही मनुवादी मानसिकता है जो औरतों को शूद्र समझती है, अपने बराबर का नहीं समझती, आदमी के बराबर का नहीं समझती। इसलिए उनके प्रति जो आपकी भेदभाव वाली नीति है, नफरत है, वो सामने दिखती है। और 33% आरक्षण क्यों? मैं तो कहता हूं कि जब इस देश में 50% महिलाएं हैं, तो 50% आरक्षण होना चाहिए। आपने अभी तक नहीं दिया, और अब महिलाओं को सम्मान देने की बात करते हैं। तो साथियों, मैं तो आपसे जो कहना चाह रहा हूं, सारी स्थितियां आपके सामने हैं। देश इन 75 सालों में बहुत आगे बढ़ सकता था। जिस तरह से बढ़ रहा था, अगर उसी स्पीड को भी कायम रखा जाता, तो निश्चित रूप से हम कुछ आगे तो बढ़ते ही। पर आज की तारीख में हम आगे नहीं, पीछे जा रहे हैं। कहने को 5 ट्रिलियन की जो देश की जो GDP है, उसे करने की बात की जा रही है, लेकिन देश की GDP जितनी पहले थी उससे नीचे आ चुकी है। जितनी पहले थी उससे नीचे आ चुकी है। देश का कर्जा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। देश के बैंक, 27 बैंक थे, मोदी जी ने, मोदी सरकार ने उन 27 को इधर से मिला, उधर से मिला, ये कर, खत्म कर, मात्र 12 बैंक कर दिया। और अब नीति आयोग द्वारा सुझाव दिया गया है, नीति बनाई गई है कि 12 में से सभी बैंकों को बेच दिया जाए। वो तो जब ज्यादा विरोध हुआ तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर बाकी 11 बैंकों को निजी हाथों में बेचने के लिए तैयारी हो रही है, बैंकों को बेचने की। बैंक वाले भी आंदोलन कर रहे हैं, और जिस तरह से एक दूसरे में मिलाया गया, लाखों नौकरियां उसमें चली गई, और जब निजी हाथों में जाएगा तो बची कुची जो नौकरियां हैं वो उसमें जाएंगी। क्योंकि निजी तो अपने लिए काम करते हैं, देश के लिए
किसी के लिए उन्हें कोई लेना देना नहीं है। यह स्थिति है। जो कर्जा था 55 लाख करोड़, 53 लाख करोड़ जो कर्जा था 2014 में जब मोदी सरकार बनी, और आज जो वो कर्जा है वो 1,35,000 करोड़ पार कर चुका है। रिजर्व बैंक का कहना है 31 मार्च 2023 तक वो 156 लाख करोड़ पार कर जाएगा। सॉरी, मैंने जो बताया कि 1 लाख नहीं, 135 लाख करोड़ आज की तारीख में है, और आने वाले समय में 155 लाख करोड़ वो पार कर जाएगा। यानी कि जितनी आपकी जीडीपी है लगभग उसके लगभग कर्जा आपका पहुंच जाएगा। तो देश कर्जे में डूबा हुआ है, और उसके ऊपर स्थिति यह है कि जब इतने भयानक कर्जे में है, सो अभी 3 महीने का जो सरकार का खर्चा आया है उस खर्चे में भी 9 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। टारगेट था 5 लाख करोड़ का, लेकिन खर्च कर दिए गए 9 लाख करोड़। 4 लाख करोड़ घाटे में। कहां से आएगा ये पैसा? और सरकार जब किसी को रोजगार दे नहीं रही, किसी को किसी भी और तरह की कोई सुविधा दे नहीं रही, खर्चा कैसे बढ़ रहा है सरकार का? सरकार को सवाल नहीं किया जाना चाहिए। यह स्थिति है साथियों। मैं तो आपसे, आपके सामने आज इस देश के, भारत की 75वीं सालगिरह पर सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, देश बहुत गंभीर परिस्थिति से गुजर रहा है। हम सबको समझने की जरूरत है, हम सबको इकट्ठा होने की जरूरत है, और सरकार के गलत कार्यों का विरोध करने की जरूरत है। क्योंकि यह सरकार लोगों की सरकार नहीं है, यह सरकार ईवीएम की सरकार है। चुनाव आयोग के द्वारा ईवीएम में बड़े पैमाने पर धांधली घोटाला करके बनाई गई सरकार है। अगर वाकई में सरकार को इतने लोगों का समर्थन प्राप्त है तो एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा के दिखाए, तब पता लगेगी सरकार कहां खड़ी है। और अफसोस की बात कि यह आवाज चारों तरफ से उठनी चाहिए कि ईवीएम खत्म हो और बैलेट पेपर से चुनाव हो। बावजूद उसके आम आदमी जरूर कह रहा है, लेकिन पढ़े लिखे लोग जो हैं वो नहीं कह रहे। जबकि मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं और मैं चैलेंज भी करता हूं कि ईवीएम, जिसके विषय में इस देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, नीचे की अदालतों के जजेस, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, एसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, कोई नहीं जानता कैसे काम करती है। इस देश के तमाम पढ़े लिखे लोग, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील, कोई नहीं जानता कैसे काम करती है। बावजूद उसके ईवीएम से चुनाव कराया जा रहा है। यानी इस देश की 99.9% आबादी नहीं जानती ईवीएम कैसे काम करती है, बावजूद उसके उससे चुनाव कराया जा रहा है। यानी एक इतनी महत्वपूर्ण व्यवस्था चुनाव की, जिसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, जिसमें निष्पक्षता होनी चाहिए, जिसमें स्वतंत्रता होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन ने अपने आप को एक सरकार के चरणों में रख के, कुर्बान करके, गुलामी के करते हुए इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए काम कर रहा है, ईवीएम से चुनाव कराकर। जबकि उसे चुनाव कराना चाहिए बैलेट पेपर से। जिस देश की आधी से अधिक आबादी अनपढ़ हो, और मैं कह रहा हूं कि पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते कि ईवीएम कैसे काम करती है, उस देश में बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, लेकिन नहीं किया, कराया जा रहा। सरकार करेगी। ये वही सरकार है जो 246 पेज की इसी के एक एमपी ने, जीवीएल नरसिम्हा ने किताब लिखी, डेमोक्रेसी एट रिस्क, ईवीएम के विषय में सारी किताब कि ईवीएम से में गड़बड़ी होती है, ईवीएम से चुनाव नहीं होने। वही सरकार ईवीएम को बरकरार रखे हुए है। तो साथियों, मैं तो यही कहूंगा सभी देशवासियों से, आप सबको एक बार फिर से इसकी बधाई देते हुए कि साथियों, सब लोग इकट्ठे हो, अपने हकों के लिए लड़ो, अपने आने वाली पीढ़ी को, नस्लों को, अपने बच्चों को उनके हक और अधिकार दिलाने के लिए, उनकी जिंदगी बचाने के लिए, उनको तबाही से बचाने के लिए संघर्ष करो, इकट्ठा होकर संघर्ष करो,
और सरकार को जो गलत नीतियां हैं उनका कड़ा विरोध करके जन आंदोलन खड़ा करो और इस सरकार को उखाड़ के फेंको, ताकि इस देश के संविधान को बचाया जा सके, इस देश के लोकतंत्र को बचाया जा सके, इस देश के गणतंत्र को बचाया जा सके। अन्यथा ये सब कुछ तबाह कर देंगे। तो मेरा आपसे यही निवेदन है साथियों, संघर्ष करना है, भारत को बचाना है, भारत के संविधान को बचाना है, भारत की अच्छी परंपराओं को आगे लाना है और इस देश को तबाह होने से बचाना है, जो यह सरकार तबाही करने पर तुली हुई है। इतना ही मेरा आप सबको इस दिन, आज आजादी के 75वें साल पर संदेश है साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से सभी को आजादी की 75वीं वर्षगांठ की ढेरों बधाइयां, हार्दिक बधाइयां, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। जय विज्ञान, जय संविधान।